कैसे हैं आप लोग। आप सबों को वेद प्रकाश भारतीय का सादर अभिनंदन है। आज हम आप सबों के बीच राष्ट्रीय तिरंगा के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण भारत मनाने जा रहा है और जहां तक राष्ट्रीय तिरंगे की बात है तो घर घर तिरंगा फहराने का एक कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने रखा है। तो हम कम से कम इतना तो हमें जानकारी रखना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस तिरंगे का प्रयोग कैसे हुआ, कब हुआ और किस प्रकार से। इतिहास के कालखंडों में अगर हम इसे देखें तो कुछ जानकारी लेना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस संदर्भ में कुछ जानकारियां खास करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि हमारे तिरंगा का स्वरूप यानी क्या। अगर हम देखें प्राचीन काल से तो मौर्यों का एक अखंड भारत का तिरंगा हुआ करता था और उस समय जिस समय की 16 महाजनपद हुआ करते थे तो सभी जनपदों के अपने अपने तिरंगे हुआ करते थे। लेकिन मौर्यों के आने के बाद अखंड भारत का सपना अगर किसी ने पहली दफा देखा था तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था, जिस कड़ी को आगे बढ़ाया उनके पोते सम्राट अशोक ने। लेकिन उसके बाद जैसा कि आप इतिहास क्रम को जानते हुए देखते हैं कि इतिहास में विभिन्न आक्रांताओं ने भारत को किस तरह से बदनाम किया, किस तरह से रोंदा। ये कड़ी पुनः फिर आकर के 1857 में आरंभ होती है, जब हमारे यहां अंग्रेज काफी उन्मुख हो गए थे और भारत के साथ यानी भारत के नागरिकों के साथ उनका व्यवहार किस प्रकार का हो रहा था। भारत में हर एक जगह लूट खसोट भ्रष्टाचारी का साम्राज्य फैला हुआ था। भारत कई खंडों में बंट चुका था, खास करके ऐसे खंडों में कि कुछ देसी रियासतें थी तो कुछ ब्रिटिश के क्षेत्र थे। इन विभिन्न परिस्थितियों में 1857 की जो क्रांति हुई तो उनके जो नायक थे उन लोगों ने अखंड भारत को पुनः चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के भारत को एकीकृत करने के लिए उन्होंने ध्वज की आवश्यकता जताई। लेकिन 1857 का जो युद्ध हुआ वो असमय ही समाप्त हो गया, जिसके कारण कि उनकी परिकल्पना धरी की धरी रह गई। उसके बाद अगर हम राष्ट्रीय तिरंगे की बात करते हैं तो देखते हैं क्या सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता द्वारा 1904 ईस्वी में उन्होंने एक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में झंडे का प्रतिपादन किया, जिसे कि 1906 में कलकत्ता में उसे डिजाइन करके दिखाया भी गया। अगर दूसरी दफा की बात करें तो मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस में हिंदुस्तान के झंडे का प्रदर्शन किया और वो भी 1900 कहा तो जाता है 1905 में, लेकिन 1907 की यह घटना है। अगर उससे आगे हम देखें तो 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हमारे राष्ट्रीय झंडे की यानी हमारे राष्ट्रीय झंडे की आवश्यकता पूर्ण रूपेण भारतवासियों को बतलाई कि अगर एक ध्वज के नीचे हम संपूर्ण भारत के लोग नहीं होंगे तो राष्ट्रभक्ति का जो ये हम लोगों का कार्यक्रम है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए खास करके एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1916 में एक नया राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप दिया। अगर इससे आगे हम चले जाएं तो खास करके आप इस पर दृष्टिपात करेंगे पिंगली वेंकैया के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और एक कृषि वैज्ञानिक भी थे। पिंगली वेंकैया जिन्होंने की पहली बार खास करके 5 वर्षों के संदर्भ में अगर उनकी बात हम करें तो 5 साल उन्हें इस झंडे का डिजाइन करने में लग गया था। और जब उन्होंने अपने झंडे को डिजाइन कर लिया तो वो महात्मा गांधी के सामने आकर के ये बातें रखी कि एक राष्ट्रीय ध्वज को क्यों नहीं तैयार किया जाए और किस प्रकार से तैयार किया जाए। और इस संदर्भ में जब गांधी जी ने उनसे पूछा कि क्या आपने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार कर लिया है, तो उन्होंने उसका एक मॉडल उन्हें दिखाया। तो सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया जो राष्ट्रीय तिरंगा का मॉडल था वो कांग्रेस के मंच पर रखा और ये क्रम 1931 में आते आते और आगे बढ़ गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा पर अपना मुहर लगा दिया।
लेकिन 22 जुलाई 1947 से पूर्व की घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बात यह हुई कि प्रारूप समिति के जो खास करके नायक थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तो हमारे राष्ट्रीय तिरंगे पर चरखे का निशान हुआ करता था, लेकिन उन्होंने इस चरखे को हटा करके अशोक स्तंभ में जो खास करके वो चक्र है, उस चक्र को रखने की महत्ता बताई और उस चक्र को तभी रखा गया और उनकी इस बात को संविधान सभा के सदस्यों ने मान्यता भी प्रदान कर दी। उस दिन से 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने हमारे तिरंगा को अपनाया, तो चरखे की जगह इस चक्र को रखा गया। इस चक्र से पहले की अगर हम बात करें, तो जब पिंगली वेंकैया ने इसका मॉडल डिजाइन तैयार किया था, तो खास करके इसमें सिर्फ 2 कलर को रखा गया था। लाल कलर हिंदुओं के लिए, हरा कलर जो है मुसलमानों के लिए। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि नहीं, इसमें तो सहभागिता बहुत सारे लोगों की है, और उस आपत्ति के आलोक में ही हमारे राष्ट्रीय तिरंगे में उजला रंग डाला गया, जो विभिन्न धर्मों के लिए, जो विभिन्न धर्मों के प्रतीक है। इस प्रकार 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अब थोड़ा हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी आगे लेना चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा निर्मित हुआ, इसका आकार कैसा है और इनमें किन किन रंगों का समावेश किया गया है। तो खास करके समान आकार की अगर 3 पट्टियों को देखें, तो ऊपर से नीचे जो समान रूप से दिखता है, उसमें सबसे नीचे केसरिया, उसके बाद उजला यानी श्वेत, और सबसे नीचे जो है हरा रंग है। और श्वेत में ही नीले रंग का जो चक्र है, उसमें 24 तीलियां बनी हुई है। यानी क्या एक तरह से सारनाथ के अशोक स्तंभ से जो लिया गया है, वो चक्र ही इस पर रखा गया है। और झंडे, राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार निश्चित किया गया है, वो 3 और 2 के अनुपात में आकार निश्चित किया गया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में वो जो प्रगति चक्र बना हुआ है, उसके क्या मायने हैं? उसके बहुत सारे मायने निकल करके आते हैं। यानी भारत को गतिशील दिखाने के लिए वो अशोक चक्र जो है, उसे इस बीच में रखा गया है कि हम भारतवासी हमेशा अपनी समृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए हमारा भारत जो है वो स्थिर नहीं है, हमारा भारत गतिशील भारत है, हम विकासशील से विकसित होने की ओर जा रहे हैं। ये उसका खास करके एक प्रतीक है। अगर आप उन 24 तीलियों के संदर्भ में देखेंगे, तो 2 तीलियों के बीच 15 डिग्री का कोण बनता है। और ये धर्म चक्र यानी क्या? धर्म चक्र समभाव का एक प्रतीक है। धर्म चक्र समभाव का एक प्रतीक है, साहस और शौर्य का प्रतीक है। 24 तीलियां बौद्धों के हिसाब से कुछ ना कुछ अपना एक आशय प्रकट करती है। 24 तीलियां, ये जो झंडे में आप देखते हैं नीली रंग की स्याही से बनी हुई 24 तीलियां, ये कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह से जुड़े हुए हैं और वो भारत की समृद्धि के स्वरूप बने हुए हैं। जिस प्रकार अगर आप आरंभ करेंगे 1 से लेकर के, तो पहला तीली जो है आप देख रहे हैं बोर्ड पे, संयम का प्रतीक है। दूसरी तीली जो है आरोग्य का प्रतीक है। तीसरी तीली शांति का प्रतीक है। चौथा शील का प्रतीक है। इसी तरह से आप देखेंगे 5वां त्याग का, 6ठा क्षमता का, 7वां सेवा, 8वां मैत्री, 9वां प्रेम, 10वां बंधुत्व, 11वां संगठन, 12वां कल्याण, 13वां अधिकार, 14वां कर्तव्य, 15वां सहकार्य, 16वां न्याय, 17वां नीति, 18वां अर्थ, 19वां समता, 20वां नियम, 21वां व्यवस्था, 22वां सुरक्षा, 23वां उद्योग और 24वां समृद्धि। यानी अगर देखा जाए तो आदर्श बौद्ध समर्थकों के ये 24 गुण माने गए हैं। खास करके धर्म चक्र प्रगति वो जीवन का प्रतीक है। ये जो आप धर्म चक्र देख रहे हैं, ये क्या है? प्रगति और जीवन का प्रतीक है। प्रगति और जीवन का प्रतीक है। हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को जो अगर देखें, तो भारत का राष्ट्र चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह विराजमान है, जो एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है।
चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 24 जनवरी 1925 को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को यानी राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। अशोक स्तंभ के नीचे जो मुंडकोपनिषद द्वारा सूत्रवाक्य उद्धृत किया गया है, जहां की लिखा गया है सत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, खास करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं कि सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। आप अगर इससे आगे देखेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पनाकर्ता यही पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पनाकर्ता। राष्ट्रगान की अब बात आती है तो हमारे राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने मूलतः बांग्ला भाषा में रचित किया था और संगीतबद्ध किया था, जो कि जनगण मन के नाम से विख्यात हुआ और भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यानी 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड निश्चित की गई है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें राष्ट्रीय गीत के बारे में तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत में की थी। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था वहां गाया गया था और इसके गायन की अवधि 1 मिनट 5 सेकेंड लगभग निहित की गई है, जिसे कि हम लोग कैंसर मिनट भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा क्या अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। यहां दोस्तों इसी प्रकार की नई जानकारियों से हम आपकी भेंट पुनः कराते रहेंगे। आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।